नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीम स्टडी बाई कुमार वर्मा में। फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार वर्मा। दोस्तों, आज हिस्ट्री का एक आखिरी लेक्चर है। इसमें कुछ बचे कुचे क्वेश्चन हैं जिनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग अब ज्योग्राफी अर्थात भूगोल को स्टार्ट करेंगे और उसमें भी डेली हम लोग 25 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका इस लॉकडाउन में अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। लिखा हुआ क्वेश्चन, निम्न में से किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? दोस्तों, जो इसमें ऑप्शन सी है जौनपुर, तो जौनपुर को ही सिराज हिंद की उपाधि मिली हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम जौनपुर की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो जौनपुर जो है भव्य स्थापत्यों का आकर्षक नगर है। और दोस्तों, यही नहीं बल्कि यह शहर मुस्लिम संस्कृति और शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता है। जौनपुर के संस्थापक की बात कर लिया जाए तो इसके जो संस्थापक हैं वो फिरोज शाह तुगलक हैं। फिरोज शाह तुगलक हैं, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा है, भैया कृष्णदेव राय अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो दोस्तों, उन्होंने तेलुगु भाषा में प्रयोग किया था। दोस्तों, कृष्णदेव राय की बात किया जाए तो ये वही कृष्णदेव राय हैं, विजयनगर साम्राज्य के राजा हैं, जिनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। दोस्तों, यह स्वयं एक कवि थे और यह कवियों का संरक्षक भी थे। ठीक है, इन्होंने अमुक्त माल्यद के साथ साथ एक ग्रंथ और रचित किया है जिसका नाम है विषु वितीय वित्तीय। तो विषुव वित्तीय, ये वी है, इसकी भी रचना इन्होंने ही किया है। ठीक है ना। बाबर के शासनकाल में जब बाबर ने बाबरनामा लिखा था तो उसी दौरान कृष्णदेव राय को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? तो कृष्णदेव राय को दोस्तों जो विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक थे, किस वंश के? तुलु वंश के शासक थे। इन्हें ही आंध्र भोज और अभिनव भोज, क्या बोला? अभिनव अभिनव भोज और आंध्र पितामह के नाम से जाना जाता था। इनका शासनकाल की अगर बात किया जाए तो 1509 ईस्वी से लेकर के 1529 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अगला सवाल लिखा हुआ दोस्तों, लीलावती पुस्तक किस संबंधित है? तो लीलावती पुस्तक जो है वो गणित से संबंधित है। अगर हम बात करें दोस्तों लीलावती की, तो एक्चुअली में एक व्यक्ति हैं, नाम है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य दोस्तों, भास्कराचार्य जो है लीलावती पुस्तक की रचना किए हैं। वास्तव में दोस्तों यह गणित का एक प्राचीनतम ग्रंथ है और भास्कराचार्य जो है प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ के साथ साथ खगोल शास्त्री भी थे। जब लीलावती की इन्होंने रचना किया था दोस्तों, तो यह भास्कराचार्य ने अपने पुत्री लीलावती के नाम पर किया था। इतना बात आप यहाँ याद रखिएगा। ओके, ठीक है, आप समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है? तो सैंधव स्थलों का मतलब होता है सिंधु घाटी सभ्यता में जौ का, गेहूं का, धान का सभी का प्रमाण मिला था, लेकिन दाल का एविडेंस नहीं प्राप्त हुआ था। ठीक है, समझ गए हो आप। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो दोस्तों, जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है, बल्कि त्रिपिटक के 3 खंड हैं जिसमें एक विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। त्रिपिटक की बात किया जाए तो यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों को समाहित किया गया है। अर्थात दोस्तों, गौतम बुद्ध जो है अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि बौद्ध धर्म का संपूर्ण जो है सार इसी में निहित है। एक बात और यहाँ याद रखिएगा कि यह ग्रंथ दोस्तों पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है ना। और अभी मैंने बताया कि त्रिपिटक के 3 अंग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। हम बात कर लेते हैं विनय पिटक का। तो विनय पिटक में दोस्तों बुद्ध ने विभिन्न घटनाओं और अवसरों पर जो उपदेश दिए हैं उन्हीं का एक संकलन है ये। और सुत्त पिटक की अगर बात किया जाए तो इसमें भिक्षुओं के आचरण संबंधी बातों को बताया गया है। और अभिधम्ब की अगर बात किया जाए तो इसमें चित्त और नैतिक धर्म का उल्लेख मिलता है। याद रहेगा, समझ गए हो फ्रेंड्स। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो दोस्तों ये जो फैजपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यहीं पर इसी के जस्ट बाद इन्होंने क्या किया था कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वास्तव में दोस्तों 52वां अधिवेशन चल रहा था, 52वां अधिवेशन चल रहा था। उसका समय था 29 अप्रैल 1939 ईस्वी। तो 52वां अधिवेशन के दौरान इन्होंने क्या किया था, ये अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अगर हम फैजपुर की बात करें दोस्तों, तो फैजपुर बंगाल में पड़ता है और पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ था जिसके अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे।
और जो है ये 50वां अधिवेशन था, यानी फैजपुर में जो हुआ था ये 50वां अधिवेशन था। इसके बाद 51वां अधिवेशन जो हुआ उसके जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी थे, और 52वां हुआ था उसके भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे। और 52वां के दौरान जो कि 29 अप्रैल 1939 को हुआ था, इसी के दौरान इन्होंने क्या किया था, अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, और गांधी जी के विवाद होने के कारण ऐसा इन्होंने किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, शहीद आजम उपाधि से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो शहीद आजम की जो उपाधि मिली थी वो भगत सिंह को मिली थी। ठीक है ना दोस्तों, जब 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, तो सबसे पहले प्रताप अखबार ये चलता था कानपुर में। ठीक है ना, अखबार कौन सा अखबार है? तो प्रताप अखबार जो कानपुर में चलता था, उसी में इन्हें शहीद आजम का नाम दिया गया था। समझ गए हो आप? आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? तो अभी मैंने बताया बौद्ध धर्म का जो संपूर्ण सार है वो त्रिपिटक में निहित है। ठीक है ना, याद रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ऋग्वैदिक काल की जो सबसे छोटी इकाई थी वो कुल अथवा कुलपति थी। एक्चुअली में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के पतन के जस्ट बाद भारत में वैदिक सभ्यता का आविर्भाव हुआ, जिसमें ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी? कुल अथवा परिवार था, जिसका जो प्रधान होता था वो कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। इससे ऊपर की जो इकाई थी वो ग्राम थी, और ग्राम से ऊपर 20 था, और 20 के ऊपर कबीला था। कबीले का जो मुखिया होता था वो राजन होता था, जिसको जनस्थ भी कहते थे। ठीक है, अगला सवाल और आखिरी सवाल लिखा है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन निम्न में से किसे बनाया? तो दोस्तों चौथ और सर देशमुखी इन दोनों को संयुक्त रूप से अपने राज्य की आय का मुख्य साधन बताया था। याद रहेगा। इस प्रश्न का जो आंसर है ए और बी है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं चौथ के बारे में और सर देशमुखी के बारे में। चौथ क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये चौथ एक प्रकार का शुल्क था जो कि उपज का 1/4 यानी 1/4 राजस्व की प्राप्ति जब होती थी आय का अथवा उपज का, तो उसी कहा जाता था चौथ। ठीक है ना, तो याद रखिएगा चौथ जो है एक प्रकार का शुल्क है जो कि 1/4 राजस्व प्राप्ति को कहा जाता है। ठीक, कहा जाता था। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं सरदेशमुखी। तो सरदेशमुखी भी दोस्तों एक प्रकार का टैक्स था, आय टैक्स था, जो कि आय अथवा उपज का 10% लिया जाता था। और 10% जो लिया जाता था वो किसका था? आय अथवा उपज का होता था, जो कि यह अतिरिक्त कर के रूप में लिया जाता था। अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में लिया जाता था। और शिवाजी के अनुसार जो है दोस्तों, देश के वंशानुगत सरदेशमुखी अर्थात प्रधान मुखिया होने के नाते और लोगों की रक्षा करने के बदले में यह सरदेशमुखी टैक्स भी लिया करते थे, जो कि एक्स्ट्रा टैक्स होता था। ठीक है, आप समझ गए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने जो बचा कुचा क्वेश्चन था हिस्ट्री का उसको भी अच्छे तरीके से देख लिया है। अब आगे हम लोग जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, और डेली 25 क्वेश्चन उसको भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपका अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।